कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डिफेंस टेक्नोलॉजी का यह दूसरा वीडियो लेक्चर है। इसके पहले डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों ने उसके इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री वाले पार्ट को पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो डिफेंस टेक्नोलॉजी की इंडिया में स्ट्रक्चर है अर्थात रक्षा प्रौद्योगिकी की संरचना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का, भारत में रक्षा प्रौद्योगिकी की संरचना, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर भारत में रक्षा प्रौद्योगिकी की संरचना देखें तो सबसे सर्वोच्च में होते हैं हमारे राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट जो हमारे हैं वह सबसे सर्वोच्च में होते हैं। और इन राष्ट्रपति के नीचे में अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति के नीचे में तीनों सेनाएं आती हैं। तीनों सेनाएं, और तीनों सेनाओं की बात करें तो आप सभी जानते हैं जो तीनों सेनाएं हैं उनमें हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी शामिल है। और तीनों सेनाओं के फिर अलग अलग सेना अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इन्हीं राष्ट्रपति के अंतर्गत ही हम कह सकते हैं कि जो हमारा रक्षा मंत्रालय है यह भी आता है। और रक्षा मंत्रालय के जो प्रमुख होते हैं वह हमारे रक्षा मंत्री होते हैं। आप कह सकते हैं कि अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वह इसके प्रमुख हैं रक्षा मंत्रालय के। और वर्तमान रक्षा मंत्री की बात करें तो वह राजनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, इसके बाद अगर रक्षा मंत्रालय में भी देखें तो 4 विभाग है जिनके बारे में आपको नाम याद रहना चाहिए। इन 4 विभागों के बारे में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 4 विभाग हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। पहला जो विभाग है वह है रक्षा विभाग अर्थात डिफेंस डिपार्टमेंट। रक्षा विभाग को हम लोग इंग्लिश में डिफेंस डिपार्टमेंट कहेंगे। दूसरा विभाग है रक्षा उत्पादन विभाग अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, इसे कहेंगे हम लोग रक्षा उत्पादन विभाग। जो तीसरा विभाग है वह है रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, जिसे इंग्लिश में कहेंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। यह तीसरा विभाग है रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग। और चौथे विभाग की बात करें तो यह है भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये 4 विभाग हैं जिनके नाम आप याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और, ये जो तीनों सेनाएं हैं और रक्षा मंत्रालय है इनके बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए एक नया पद सृजित किया गया है जिसे हम CDS कहते हैं। यह याद रहेगा, पिछले वर्ष ही अर्थात 2019 में 1 जनवरी 2019 में इस पद का कार्यभार संभाला था जनरल बिपिन रावत जी द्वारा। ठीक है, तो यह CDS पद के बारे में याद रखिएगा। यह तीनों सेनाओं के मध्य समन्वय का कार्य करेगा अर्थात आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के मध्य समन्वय का कार्य करेगा। साथ ही साथ युद्ध की स्थिति में तीनों को एक रूपता का आदेश दे सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ यह जो CDS है यहां से कोऑर्डिनेशन करेगा तीनों सेनाओं से और रक्षा मंत्रालय से। ठीक है, ताकि रक्षा मंत्रालय को जो भी रक्षा उपकरण के संबंधित जो आवश्यक सलाह दे सकता है और भी अन्य प्रकार के उनको रक्षा संबंधी सलाह देने के लिए यह CDS का पद सृजित किया गया है। ठीक है, तो इस पद के बारे में भी हम लोग डिटेल से देखेंगे अभी आगे। एक चीज याद रखिएगा, जो हमारा अर्धसैनिक बल होता है अर्थात जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं, अर्धसैनिक बल अर्थात पैरामिलिट्री फोर्स, यह राष्ट्रपति के अंतर्गत गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के नीचे या राष्ट्रपति के डायरेक्ट हम कह नीचे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आते
अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन्हें पैरामिलिट्री फोर्स कहा जाता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें याद रखिएगा। अच्छा, पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में क्वेश्चंस भी आपसे किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, अभी वर्तमान में कौन कौन से पैरामिलिट्री फोर्स कार्यरत हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखें। तो पहला है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, आपने नाम सुना होगा बीएसएफ। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दो जगह तैनात किए गए हैं, एक हमारे भारत और पाकिस्तान की सीमा पर, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जो अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं उनका नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और भारत और बांग्लादेश की सीमा पर, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर जो तैनात हैं वह भी बीएसएफ है। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो बात करते हैं आईटीबीपी की, यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और यह तैनात किया गया है भारत और चीन की सीमा पर, भारत और चीन की सीमा पर जो अर्धसैनिक बल तैनात हैं उन्हें हम कहते हैं आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। एक है सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल, और सशस्त्र सीमा बल जो है वह भारत और नेपाल और साथ ही साथ भारत और भूटान इन सीमा पर डिप्लॉयड किए गए हैं। ठीक है, जो सशस्त्र सीमा बल है वह भारत और नेपाल, अर्थात आप देखेंगे मैप में तो जो सिक्किम के लेफ्ट और राइट के कंट्रीज हैं, सिक्किम के लेफ्ट में देखें तो नेपाल और सिक्किम के राइट में देखेंगे तो भूटान है, तो इन दोनों क्षेत्रों में सशस्त्र सीमा बल को डिप्लॉयड किया गया है। ठीक है, वहीं अगर बात करें असम राइफल्स की, चौथा मैं यहां लिख दे रहा हूं, चौथा है असम राइफल्स, असम राइफल्स यानी एएफ, इन्हें डिप्लॉयड किया गया है भारत और म्यांमार की सीमा पर। ठीक है, इन्हें कहां डिप्लॉयड किया गया है, भारत और म्यांमार की सीमा पर। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी थी। यहाँ से क्वेश्चन उसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि बीएसएफ किन दो देशों के मध्य की सीमा पर डिप्लॉयड है। ठीक है, या इनका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है, जो हम लोग रक्षा प्रौद्योगिकी की संरचना देख रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में। तो राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें राष्ट्रपति के बारे में, तो जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति, इनके बारे में याद रखिएगा कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वह तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। ठीक है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं वह तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। दूसरा याद रखिएगा, जो हमारे राष्ट्रपति हैं वह तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और साथ ही साथ अभी जो मैंने बताया सीडीएस, अर्थात यह तीनों सेनाओं के अध्यक्ष व सीडीएस प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति करते हैं। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति करते हैं। इनके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, तीनों सेनाओं के बारे में बात करें तो हमारी तीन सेनाएं हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। ठीक है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। आर्मी की बात करें तो इसके जो चीफ ऑफ आर्मी हैं, चीफ ऑफ आर्मी ये हैं वर्तमान में देखें मनोज मुकुंद नरवणे जी, मनोज मुकुंद नरवणे, ये हमारे भारत के चीफ ऑफ अभी आर्मी है, यानी आर्मी के प्रमुख सेनाध्यक्ष हैं। ठीक है, और यह
31वें नंबर के हैं। ये क्रम याद रखिएगा, अक्सर आपसे करंट के बेस पर इन्हीं चीजों को पूछा जाता है कि जो मनोज मुकुंद नरवणे हैं ये 31 नंबर के हैं, 31वें नंबर के प्रमुख हैं, ठीक है, आर्मी के। वैसे ही बात करें एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स के जो एयर चीफ मार्शल हैं, ठीक है, एयर चीफ मार्शल हैं, एयर चीफ मार्शल ये हैं अभी वर्तमान में राकेश सिंह, राकेश सिंह भदौरिया जी, राकेश सिंह भदौरिया जी, और यह 26 नंबर के हैं। एयर चीफ जो मार्शल बने हैं वह 26वें नंबर के एयर चीफ मार्शल हैं राकेश सिंह भदौरिया जी, ठीक है। तीसरा हम लोग बात करते हैं नेवी की, और नेवी के जो प्रमुख है अर्थात उनके अध्यक्ष हैं उनको कहा जाता है एडमिरल, एडमिरल। और अभी वर्तमान में अगर एडमिरल की बात करें तो ये हैं करमवीर सिंह जी, करमवीर सिंह, ठीक है, और ये 24 नंबर के हैं, ठीक है, यानी 24वें नंबर के हमारे नेवी प्रमुख है, या कह सकते हैं हम लोग एडमिरल हैं, जिनका नाम है करमवीर सिंह। इनके बारे में अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है, तो ये तीनों मैंने एक साथ आपको यहाँ पर बता दिया। हाल ही में नियुक्त जो हुए हैं सीडीएस के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनका नाम है जनरल विपिन रावत, विपिन रावत। और चूंकि यह पद अभी हाल ही में सृजित हुआ है तो यह पहले नंबर के फर्स्ट सीडीएस हैं, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहले हैं जनरल विपिन रावत जी, ठीक है। इतने नामों को आप याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो जो ये तीनों नियुक्ति करते हैं, अर्थात अभी हम लोगों ने देखा कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और सीडीएस की नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। हम लोग राष्ट्रपति जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो राष्ट्रपति हैं वह ये जो तीनों की नियुक्ति करते हैं, साथ ही साथ जो सीडीएस की नियुक्ति करते हैं, तो ये जो नियुक्ति वह अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट की सलाह पर करते हैं, एसीसी की सलाह पर, ठीक है। ये जो नियुक्तियां होती हैं तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और सीडीएस की नियुक्ति, ये जो तीनों नियुक्ति को वह अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट की सलाह पर अर्थात एसीसी के सलाह पर करते हैं। और ये जो एसीसी हैं इसके अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी अर्थात प्राइम मिनिस्टर, इनके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, चौथी बात अगर मैं इसमें करूं, तो जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, अगर मैं इसमें नेक्स्ट जो चौथी बात करूं, तो जो राष्ट्रपति होते हैं वह राष्ट्रपति युद्ध के आरंभ की व समापन की घोषणा करते हैं, ठीक है। किसी भी युद्ध के आरंभ की घोषणा या युद्ध के समापन की घोषणा हम कहें तो वह राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, तो जो सैन्य न्यायालय होते हैं, सैन्य न्यायालय में केवल और केवल क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। अर्थात अगर इसे मैं कहूं तो सैन्य न्यायालय में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो ये हो गया हमारा जो डिफेंस के क्षेत्र में जो जो पावर्स प्राप्त हैं राष्ट्रपति जी को, उनके बारे में एक बार हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले मैंने बताया कि जो राष्ट्रपति होते हैं वह तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। दूसरे नंबर पे मैंने बताया कि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं और साथ ही साथ जो सीडीएस है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति एसीसी की सलाह पर करते हैं। और तीनों सेनाओं के मैंने अध्यक्षों के नाम बताए। एसीसी के जो प्रमुख अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री जी होते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया कि जो युद्ध के आरंभ और समापन की घोषणा वह भी राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ जो सैन्य मामलों के जो न्यायालय होते हैं उन पर क्षमादान की शक्ति भी राष्ट्रपति को केवल प्राप्त है। तो यह कुछ सैन्य के क्षेत्र में या रक्षा के क्षेत्र में हम कहें अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। अब हम लोग जो एक वर्ड आया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एक जो नया पद सृजित हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि यह क्या है, ठीक है, और इसके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं और इनके कार्यकाल कब तक होते हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं।
तो अगर हम लोग बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अर्थात सीडीएस की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो सीडीएस का पद होता है, यह जो सीडीएस का पद है यह तीनों, अगर पहले हम लोग बात कर रहे हैं क्या है यह पद, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो यह तीनों सेनाओं के मध्य आदेशों में एक रूपता लानी, इसे मैं इजी वर्ड में भी क्लियर कर दूंगा, तीनों सेनाओं के मध्य आदेशों में एक रूपता लानी और रक्षा मंत्रालय को सलाह देने के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, यह पद सृजित किया गया है, आप कह सकते हैं। तो जो हमारा सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यह क्यों लाया गया है? तो इसका रीजन है कि यह तीनों सेनाओं, जो हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हैं, उन तीनों के लिए एक 1 पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर है। किसके लिए? जो हमारे रक्षा मंत्रालय है, इसके लिए सलाह का कार्य करेगा और साथ ही साथ यह तीनों सेनाओं को आदेश दे सकेगा। ठीक है, तो इसके लिए लाया गया है। और यह जो सीडीएस है यह 4 स्टार जनरल रैंक ऑफिसर होता है। ठीक है, 4 स्टार जनरल रैंक ऑफिसर होता है। ठीक है, जिसका काम क्या है? तीनों सेनाओं को आदेश देना युद्ध के समय में और साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय को विभिन्न प्रकार के रक्षा संबंधी सलाह देना, जैसे नए नए उपकरण खरीदने हो या कोई रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में सलाह देना हो, तो इस प्रकार के सलाह देने का कार्य करता है जो हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसके इतिहास की बात करते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है। जो हमारा ये जो नया पद सृजित हुआ है यह पहले से भी था, अर्थात स्वतंत्रता पूर्व की बात करें तो यह स्वतंत्रता के पहले भी इस प्रकार का पद रहा है। ठीक है, अगर स्वतंत्रता के पहले भी देखें तो ब्रिटिशर्स द्वारा इस प्रकार के पद को बनाया गया था और इस पद का नाम था कमांडर इन चीफ, CIC, कमांडर इन चीफ, इस नाम से इसे जाना जाता था, जिसे हम वर्तमान में सीडीएस कह रहे हैं। स्वतंत्रता के पूर्व भी ब्रिटिशों द्वारा इस पद को बनाया गया था और कमांडर इन चीफ के नाम से इसे कहा जाता था। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात अर्थात 15 अगस्त 1947 के पश्चात इस पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इस पद को स्वतंत्रता के पश्चात समाप्त कर दिया गया था। पहले यह कमांडर इन चीफ कहलाता था, लेकिन बाद में स्वतंत्रता के पश्चात इस पद को ही समाप्त कर दिया गया था। वहीं अगर हम लोग आगे बात करें तो फिर 1999 में कारगिल युद्ध की समीक्षा के लिए के सुब्रमण्यम, ठीक है, एक नाम याद रखिएगा, के सुब्रमण्यम, इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई कारगिल युद्ध की समीक्षा के लिए। ठीक है, 1999 में कारगिल युद्ध की समीक्षा के लिए के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और इस समिति ने सिफारिश की किसकी? सीडीएस पद की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी एक ऐसा पद होना चाहिए जो तीनों सेनाओं के मध्य समन्वय का कार्य करे। तो इस जो कारगिल युद्ध की समीक्षा के लिए के सुब्रमण्यम समिति बनाई गई थी, इसने सिफारिश की कि एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद होना चाहिए। ठीक है, बाद में हम लोग बात करें तो सन 2000 में या 2001 के आसपास कहें हम लोग, 2000 से 2001 के आसपास माननीय जो लालकृष्ण आडवाणी जी हैं,
इनकी अध्यक्षता में, लाल कृष्ण आडवाणी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समूह की एक बैठक हुई। मंत्रिमंडलीय समूह की इस बैठक ने भी, और इस बैठक का उद्देश्य क्या था कि जो कारगिल युद्ध की समीक्षा के लिए के सुब्रमण्यम समिति बनाई गई थी, इसकी जो सिफारिश है इसकी जांच करना, यानी इसकी समीक्षा करना। इस सिफारिश की समीक्षा के लिए यह मंत्रिमंडलीय समूह का बैठक हुआ, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। और इस लाल कृष्ण आडवाणी जी वाली अध्यक्षता वाली जो मंत्रिमंडलीय समूह है, इसने भी इस सिफारिश के लिए हामी भरी, अर्थात इसने भी माना कि यह सीडीएस का पद सृजित होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी सारी कहानियां हुई। और इसके पश्चात अभी हाल ही में वर्तमान में देखें तो वर्तमान अगर परिदृश्य की बात करें तो पिछले ही वर्ष अगस्त 2019 में जो हमारे पीएम है माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस पद की घोषणा कर दी गई। ठीक है, इस पद की घोषणा कर दी गई। यह कब की बात है? तो जस्ट पिछले ईयर यानी अगस्त 2019 की बात है। ठीक है, और इस पद की घोषणा के साथ ही दिसंबर में भी ये डेट याद रखिएगा, 24 दिसंबर 2019 को यह सीडीएस का पद सृजित हो गया। यह सीडीएस का पद सृजित हो गया। और 1 जनवरी 2019 को जो विपिन रावत जी यह फर्स्ट नंबर के हमारे सीडीएफ बने। ठीक है, फर्स्ट नंबर में सीडीएस बने, या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो पहले बने 1 जनवरी 2019 को बने और विपिन रावत जी बने। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके कार्यकाल के बारे में। ठीक है, इसका कार्यकाल क्या होगा? तो यह जो सीडीएस पद सृजित हुआ है, इसके कार्यकाल की अगर हम लोग बात करें, कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल होगा 3 वर्ष तक का या फिर 65 वर्ष तक का, जो भी इसमें से पहले हो जाए। अर्थात अगर मान लें कि एक 64 वर्ष का ईयर का एक व्यक्ति अगर सीडीएस बनता है तो उसकी मैक्सिमम जो कार्यकाल होगा वह 65 वर्ष तक होगा, अर्थात वह 1 वर्ष तक ही कार्य कर सकेगा। लेकिन अगर हम लोग जैसे देखें कि 60 वर्ष की उम्र में ही अगर कोई व्यक्ति सीडीएस बन जाता है तो वह फिर 63 वर्ष तक, अर्थात 3 वर्ष यह पहले हो रहा है तो इस वर्ष तक कार्य कर सकता है। ठीक है, अब इसके अगर थोड़े से कार्यों की बात करें तो जो हमारा सीडीएस है इसके प्रमुख कार्यों की अगर बात करें तो इसका प्रमुख कार्य होगा, पहला तो कार्य होगा कि यह डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, एक डिपार्टमेंट भी इसके साथ सृजित किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, डीएमए, इसे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, यानी एक सैन्य मामलों का विभाग एक बनाया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। इसका अध्यक्ष भी होगा। ठीक है, इसका अध्यक्ष होगा जो हमारा सीडीएस है। ठीक है, अगर वह सीडीएस कोई बनता है तो वह डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स अर्थात सैन्य मामलों के विभाग का अध्यक्ष भी कहलाएगा। ठीक है, दूसरा, यह तीनों सेनाओं को युद्ध के समय आदेश दे सकेगा। ठीक है, अर्थात एक रूपता का आदेश दे सकेगा, साथ ही साथ उनके साथ समन्वय बनाएगा। ठीक है, समन्वय स्थापित करेगा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, समन्वय स्थापित करेगा। ठीक है, तीसरा अगर इसके बारे में बात करें तो जो हमारा सीडीएस बनेगा वह रक्षा मंत्रालय को हम कह सकते हैं युद्ध या रक्षा उपकरण की खरीद, अर्थात जो हम लोग रक्षा उपकरण खरीद करते हैं अन्य कंट्रियों से, उसके संबंध में, साथ ही साथ जो अन्य विकास और अनुसंधान के कार्यों में इसे सलाह दे सकेगा। ठीक है, सलाह दे सकेगा। इतनी सी बातें इसमें याद रखिएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है, हम लोग ने बात कर ली अभी तक राष्ट्रपति के बारे में,
फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की सीडीएस के बारे में। अगर रक्षा मंत्रालय के बारे में थोड़ा सा बात करें तो अगर रक्षा मंत्रालय की बात करें तो मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाया था कि जो रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय की अगर हम लोग बात करें तो रक्षा विभाग के पूर्व स्वतंत्रता पूर्व रक्षा विभाग करके सन 1776 में रक्षा विभाग बनाया गया था। ठीक है, और स्वतंत्रता के समय ही यानी 15 अगस्त 1947 की बात करें तो एक रक्षा मंत्रालय बनाया गया। यह जो बनाया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था सन 1776 में रक्षा विभाग के नाम से, जबकि स्वतंत्रता के समय ही हम लोगों ने रक्षा मंत्रालय का निर्माण किया। ठीक है, इस रक्षा मंत्रालय का काम क्या होगा, ठीक है, यह याद रखिएगा। तो यह रक्षा सुरक्षा एवं सैन्य से जुड़े जितनी भी संस्थाएं होंगी, जितनी भी संस्थाएं होंगी उनके मध्य समन्वय का काम करेगा और साथ ही साथ उन पर नियंत्रण स्थापित करेगा। ठीक है, यह इसका पहला कार्य हो गया कि रक्षा सुरक्षा और सैन्य संबंधी जितनी भी संस्थाएं कार्यरत हैं उनके मध्य समन्वय का कार्य करेगा, साथ ही साथ उन पर नियंत्रण भी रखेगा। ठीक है, जो हमारा रक्षा मंत्रालय है। दूसरा रक्षा मंत्रालय के कार्य की बात करें तो यह जो हमारी सेना है और साथ ही साथ अर्धसैनिक बल है, इनके लिए नीतिगत ढांचा तैयार करेगा और साथ ही साथ जो उनके आवश्यक संसाधन जो उनके होंगे, अर्थात आवश्यक संसाधनों की लिए भी उत्तरदायी होगा या इसकी व्यवस्था भी करेगा, हम यह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यह सेना अर्धसैनिक बल के लिए नीतिगत ढांचा और जो उनके लिए आवश्यक संसाधन है उसको प्रोवाइड कराएगा जो हमारा रक्षा मंत्रालय है। तो यह रक्षा मंत्रालय के बारे में हो गया। और इसके बाद जो 3 सेनाएं हैं जिनके बारे में मैंने पहले भी अभी बताया कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और तीनों के अध्यक्षों के नाम आप याद रखिएगा। जो हमारा अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो रहेगा वह विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों और मिसाइलों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके बाद का जो पार्ट रहेगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा ताकि वहां से चीजें आपको थोड़ी सी अलग क्योंकि दिखाई देने लगेंगी। तो इसके बाद हम लोग प्रक्षेपास्त्र अर्थात मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और मेरे ख्याल से वह वीडियो का अंतिम पार्ट होगा। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट प्रौद्योगिकी है उसको भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास सवाल हो या कोई भी डाउट्स होते हैं तो उसको आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।